इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी पहले भी कई बार कंट्रोवर्सी में रहा है और अभी भी लगातार कंट्रोवर्सी में है, इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार डिफरेंट एग्जाम में आए हैं, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसके अलावा प्रीलिम्स के हिसाब से या ऑब्जेक्टिव के भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं साउथ चाइना सी से रिलेटेड। अब ये कंट्रोवर्सी क्या है, उस कंट्रोवर्सी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझें, ज्योग्राफी भी थोड़ा सा समझें, सी रूट्स क्या हैं ग्लोबल लेवल पे जहाँ से ट्रेड हो रहा है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए पहले स्टार्ट करेंगे हम थोड़ा सा ज्योग्राफी से कि सी रूट्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज दीपक दत्त ममगाई। तो स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं सी रूट्स कौन से हैं। ये आपको दिख रहा होगा मैप में, ये इंडिया है, ये चाइना है, नेपाल है, म्यांमार है, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज हैं। साउथ ईस्ट एशिया होता है, ये ईस्ट एशिया है, ठीक है। और इंडिया साउथ एशिया में आता है, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, और ये वेस्ट एशिया, सऊदी अरबिया, ओमान, यमन। अब आपको समझना पड़ेगा ग्लोबल ट्रेड किस तरीके से हो रहा है। ग्लोबल ट्रेड देखिए, ये चाइना है, चाइना के यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है बहुत सारे, और यहाँ पर डायरेक्ट जो भी प्रोडक्शन होता है डायरेक्ट शिप में लोड होकर पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा है। अब चाइना को अगर यूरोप के साथ ट्रेड करना है तो वो सप्लाई किस तरीके से करेगा। देखिए सी रूट, अब चाइना या तो ये वाला रूट लेके चले या ये वाला रूट लेके चले या ये वाला रूट लेके चले। तो ये रूट देखिए काफी लंबा है, ये थोड़ा छोटा है, ये और छोटा है, ठीक है। तो चाइना बेसिकली यहाँ से सी रूट ये चाइना का है, जो चाइना अफ्रीकन कंट्रीज के साथ या यूरोप के साथ। अब यूरोप में भी जाने के लिए चॉइसेस रहती हैं, या तो अफ्रीका के नीचे से होके जाएं, या फिर बेस्ट रहता है कि ये जो रेड सी है यहाँ पर स्वेज कैनाल है जो इजिप्ट में पड़ती है, तो स्वेज कैनाल है, सीधे मेडिटेरेनियन सी में और सीधे यूरोप में पहुंच जाते हैं। तो स्वेज कैनाल बहुत बिजी जो है कैनाल है, जहां से बहुत सारे जो कंटेनर शिप या शिप्स है या ट्रेड जो होता है इस रूट के थ्रू बहुत होता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा रूट पड़ता है, ठीक है। उसके लिए फ़ी देनी पड़ती है इजिप्ट को। अब आपको ये समझना है कि देखिए साउथ चाइना सी कहाँ पर है। ये देखिए इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, और साउथ चाइना सी है, ये वाला है, ये वाला एरिया है साउथ चाइना सी। ये ईस्ट चाइना सी है, ऊपर सी ऑफ जापान है, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, इस तरफ जापान है, और फिर इधर वियतनाम भी है, ठीक है। इधर हांगकांग भी है जो न्यूज़ में भी रहा था कुछ टाइम पहले, ये फिलीपींस है, ठीक है। तो साउथ चाइना सी ये है, यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी रही है वियतनाम की, फिलीपींस की, चाइना के साथ, या मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सारी, ब्रूनेई की, इन सब की कंट्रोवर्सी डिस्प्यूट चल रहा है साउथ चाइना सी को लेकर चाइना के साथ। तो आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी समझ में आई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आप चाहे तो लाइक अभी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में लेक्चर के फ्लो में आप लाइक करना या शेयर करना भूल जाएंगे, तो अभी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साउथ चाइना सी से रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं। ये पहले हमें सी रूट समझना है। अब देखिए ये भी सी रूट भी इस तरीके से है कि यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो चाइना ज़्यादातर इधर से ट्रेड कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, वॉर के टाइम पे चाइना का ट्रेड जो अफ्रीकन कंट्रीज या वेस्ट एशियन कंट्रीज या यूरोप के साथ हो रहा है उसको ब्लॉक कर सकते हैं इजीली। तो आपको ये भी समझना है कि अंडमान निकोबार में हमारी प्रेजेंस है, तो हम चाइना के ट्रेड को ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट किन किन कंट्रीज के बीच में है, एक तो ये समझना है बिजिएस्ट वाटरवेज इन द वर्ल्ड है, वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटरवेज इन द वर्ल्ड। साउथ चाइना सी के थ्रू ट्रेड कर रहा है चाइना पूरी दुनिया में। हमें पता है हर जगह तक चाइनीज प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं या लगातार ट्रेड होता जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेटवे है साउथ चाइना सी, ठीक है। इसी वजह से डिस्प्यूट लगातार चल रहा है अलग अलग कंट्रीज के बीच में। डिस्प्यूट किन के बीच में, चाइना, ब्रूनेई, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया के बीच में। अब हमें समझना पड़ेगा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स और जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या है। सबसे पहले समझते हैं
बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको ये पीडीएफ, इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको ये पीडीएफ, लेक्चर की भी पीडीएफ मिलेगी और अदर लेक्चर्स की भी पीडीएफ मिलेगी, कंटेंट वगैरह सब कुछ वहीं पर मिलेगा। उसके अलावा हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स है, बैंक पीओ एसएससी का भी कंप्लीट कोर्स है, बैंक पीओ एसएससी सीजीएल, उसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल भी है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल पीडीएफ फाइल्स वगैरह हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह भी उसमें अपलोडेड हैं, आप वो हमारे ऐप में जाके परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये 1994 में आया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। अब ये क्या कहता है, क्योंकि आपको ये समझना है, जैसे अब हम वापस जाएं मैप में, अब ये जो इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, इसके ऊपर मालिकाना हक किस कंट्री का है, हमें ये समझना है। इंडिया का इसमें मालिकाना हक है या ओमान का है, ठीक है, या हम बोले सोमालिया का है, किस कंट्री का मालिकाना हक, अरेबियन सी या इंडियन ओशन या ईस्ट चाइना सी, तो कौन सी कंट्री के लॉ सी में लगने वाले हैं या कौन सी कंट्री इसमें अपना हक जता सकती है मालिकाना हक, उसके लिए इंटरनेशनल लॉ है। तो हमें ये समझना पड़ेगा इंटरनेशनल लॉ क्या है। अब देखिए, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, कि किसी भी कंट्री की जो टेरिटरी है, उसकी टेरिटरी से, अब ये मान लो कि ये इंडिया है, ये कोस्ट लाइन है साउथ की, ठीक है, या हम बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। इंटरनल वाटर इसे बोलते हैं। इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी 5 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ठीक है, 5 कैटेगरीज हैं। एक तो इंटरनल वाटर्स में डिवाइड करता है, इंटरनल वाटर है ये हमारी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की ये टेरिटरी, सोवरेन रूल होगा उस कंट्री का, उसी कंट्री के लॉ चलने वाले हैं, ये तो इंटरनल वाटर्स है। इसे बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी कंट्री का टेरिटोरियल वाटर्स है। मतलब अगर यहाँ पर कोई क्राइम भी होता है तो इंडियन लॉ, इंडिया के जैसे सीआरपीसी, आईपीसी या जो भी इंडियन लॉ है वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब कंटेगियस जोन भी एक बोला हुआ, मतलब 12 नॉटिकल माइल के बाद अगले 12 नॉटिकल माइल कंटेगियस जोन है, तो इसमें हमारा मालिकाना हक नहीं होगा। टेरिटोरियल वाटर तक, अगर इंडिया की टेरिटरी है तो 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा इसमें मालिकाना हक होगा, ओनरशिप है। एक तरीके से हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, कोई अगर शिप यहाँ पर एंटर करता है तो हम उसे गोली मार सकते हैं या उड़ा सकते हैं हमसे बिना परमिशन के, वो हमारी टेरिटोरियल वाटर में घुस गया, ठीक है। तो इसीलिए कई बार आपने सुना होगा न्यूज़ में कि इंडिया के फिशरमैन में कभी कभी न्यूज़ में आया है कि श्रीलंका की जो नेवी थी उन्होंने गोली चला दी, उनका कहना था कि हमारे टेरिटोरियल वाटर में घुस गए, ठीक है। तो ये कई बार न्यूज़ में है। या कई बार मछली पकड़ते हुए गुजरात के जो मछुआरे हैं पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर में घुस जाते हैं, तो वो कई बार या तो गोली मार देंगे या तो अरेस्ट कर लेंगे। कई बार हम उनके मछुआरों को अरेस्ट कर लेंगे, हमारे टेरिटोरियल वाटर में आ गए 12 नॉटिकल माइल्स में, ठीक है। अब ये जो कंटेगियस जोन है, ये 12 नॉटिकल माइल के अलावा एक्स्ट्रा 12 नॉटिकल माइल्स कंटेगियस जोन है, ये 3rd कैटेगरी है। देखिए, 1st कैटेगरी इंटरनल वाटर है, तो टेरिटोरियल वाटर तक किसी भी जिस कंट्री का टेरिटोरियल वाटर होगा कोस्ट लाइन के साथ लगते हुए, उस कंट्री का लॉ एप्लीकेबल होगा। अब कंटेगियस जोन क्या है, मान लो कोई शिप, मान लो ये मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई शिप पोर्ट है, कोई शिप आया तो वो क्या करेगा, अपने कंटेगियस जोन में रुक जाएगा। पहले वो यहाँ से मुंबई पोर्ट से पहले परमिशन लेगा, ठीक है, परमिशन लेगा कि हम आपके टेरिटोरियल वाटर में आ जाएं, तो वो परमिशन देंगे, पेपर क्लियरेंस, वो इंस्पेक्शन भी होता है यहाँ पर कंटेगियस जोन में। तो शिप एंकर में लगे रहते हैं कंटेगियस जोन में, कंटेगियस जोन में एंकर में लगे रहते हैं। फिर जब यहाँ से पेपर क्लियरेंस वगैरह सब कुछ हो जाता है, तब किसी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर में कोई भी शिप एंटर कर सकता है। अगर इंडियन शिप मान लो कि साउथ अफ्रीका जा रहा है, तो वहाँ पर उनके 12 नॉटिकल माइल्स के वहाँ पर कंटेगियस जोन में रुक जाएगा, एंकर करेगा। तो पेपर क्लियर जब हो जाएगा उसके बाद टेरिटोरियल वाटर में एंटर करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। उसके अलावा 200 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी ये कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 200 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, 200 नॉटिकल माइल तक। इसका मतलब ये है कि इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है, इंडिया यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर सकता है। अगर हमें क्रूड ऑयल के एविडेंसेस वहाँ पर मिल सकते हैं तो तेल वगैरह खोद के निकाल सकता है, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कुछ भी कर सकता है। तो इंडिया के
कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक, या जापान की कोस्ट लाइन से, या चाइना की कोस्ट लाइन से, या यूएस की कोस्ट लाइन से, तो हर कंट्री की कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक वो पर्टिकुलर कंट्री कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकती है। ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी कहता है, ठीक है। इस लॉ को हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशियंस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। इंटरनल वाटर है, टेरिटोरियल सी है, कंटेगियस जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और हाई सीज, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद हाई सीज उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये लगातार न्यूज में रहा है, क्योंकि ये इटली के मरीन केस भी एक आया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, तो उसमें भी यूएन क्लॉज न्यूज में रहा था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखते हैं कि वो जो 200 नॉटिकल माइल है, अब ये चाइना है, तो चाइना का 200 नॉटिकल माइल ये है। अब ओवरलैपिंग क्लेम हो जाते हैं, जापान का भी 200 नॉटिकल माइल चाइना के साथ ओवरलैप कर गया जापान की टेरिटरी से। अब ताइवान का भी ऐसी, फिलीपींस का भी, ब्रूनेई का भी, वियतनाम का भी, मलेशिया का भी। तो अब ये जो 200 नॉटिकल माइल का इंटरनेशनल लॉ है, उससे क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग क्लेम हो रहा है और डिस्प्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो टेरिटरीज हैं ओवरलैपिंग है, जापान भी क्लेम करेगा कि हमारी है, चाइना भी क्लेम करेगा, फिलीपींस भी क्लेम करेगा, ताइवान भी, वियतनाम भी क्लेम करेगा। तो इसीलिए कंट्रीज के बीच में इतना ज्यादा डिस्प्यूट हो रहा है साउथ चाइना सी को लेकर। लेकिन अगर ये डिस्प्यूट इतना भी होता तब तक भी चलता। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमें ये दिख रहा है कि चाइना ये कह रहा है कि भैया इंटरनेशनल लॉ नहीं, हमारा ये पूरा है। वैसे तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये 200 नॉटिकल माइल यहां तक होगा चाइना का। चाइना अब ओवरलैपिंग जापान के साथ भी है, ताइवान के साथ भी है। वो बोल रहे हैं चाइना वाले कि नहीं, ये सारा ही हमारा है, कि हमारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस है हमारे पास बहुत पहले से, हमारी सोंग डायनेस्टी 14th सेंचुरी से, उससे पहले हमारे पास एविडेंसेस हैं कि यहाँ पर चाइना का ही यहाँ पर पूरा कंट्रोल रहा है हिस्टोरिकल। तो चाइना इस पूरे को क्लेम कर रहा है, ये पूरा। तो पहले ही जो यूनाइटेड नेशन जो लॉ ऑफ सी है, कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, उसी से ओवरलैपिंग थी, डिस्प्यूट वो था कि भाई ये कैसे सुलझाएं। और जब चाइना पूरे को ही क्लेम कर देगा तो बाकी कंट्रीज तो भड़केंगी कि भाई ये क्या है, ये तो पूरा ही क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। और चाइना ये जो लाइन है, इस लाइन को ड्रॉ करता है 1997 में चाइना ने ड्रॉ करी थी ये लाइन, जिसे 9 डैश लाइन कहते हैं, 9 डैश लाइन, ठीक है। तो ये लाइन है 9 डैश लाइन। इस पूरे को चाइना क्लेम करता है। अब क्यों क्लेम करता है? एक तो क्योंकि चाइना ट्रेड में, हमें पता है एक्सपोर्ट में पूरी दुनिया में प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, और ये वन ऑफ द बिजिएस्ट जो है ट्रेड रूट है। और ट्रेड रूट होने की वजह से चाइना चाहता है, क्योंकि चाइना के शिप्स जाते हैं बहुत सारे, तो चाइना चाहता है कि इस एरिया में पूरा कंट्रोल उसका रहे। एक तो ये है, फिर यहाँ पर पार्सल आइलैंड भी है और स्पार्टले आइलैंड भी है, तो उन आइलैंड्स के ऊपर भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। फिलीपींस भी का भी बहुत सारी जो टेरिटोरियल वाटर है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके ऊपर चाइना क्लेम कर रहा है। ब्रूनेई के ऊपर भी, वियतनाम के ऊपर के साथ भी। तो जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है चाइना का, साउथ चाइना सी को लेकर। अब आगे और डिटेल में समझते हैं कि क्या है। अब देखिए ये साउथ चाइना सी का जो मैप है, इसमें क्या है, ये स्पार्टले आइलैंड है और ये पैरासेल आइलैंड है, ठीक है। अब इन दोनों आइलैंड्स के ऊपर, पैरासेल आइलैंड्स की अगर हम बात करें, पैरासेल आइलैंड के ऊपर क्लेम कर रहा है वियतनाम कि यह हमारा है, ताइवान भी क्लेम कर रहा है हमारा है, और चाइना। इन तीनों के बीच में ये डिस्प्यूट है। पैरासेल आइलैंड, चाइना, ताइवान और वियतनाम के बीच में ये डिस्प्यूट है। अब ये जो स्पार्टले आइलैंड है, चाइना से देखिए कितना दूर है, लेकिन चाइना क्लेम कर रहा है नहीं हमारा है, और चाइना ने यहाँ पर अपने बेस भी बनाए हुए हैं, मिलिट्री बेस, ठीक है। तो स्पार्टले आइलैंड चाइना भी क्लेम कर रहा है। फिलीपींस के पास है, तो फिलीपींस ये कह रहा है कि हमारा है। उसके अलावा ताइवान भी कह रहे हैं, ठीक है, ये हमारा है। उसके अलावा ये जो मलेशिया है, मलेशिया भी क्लेम कर रहे हैं, ये मलेशिया है टेरिटरी, ठीक है। ब्रूनेई है छोटी सी टेरिटरी, वो भी क्लेम कर रहे हैं। तो अलग अलग कंट्रीज क्लेम कर रहे हैं स्पार्टले आइलैंड को, और चाइना का तो कहना है ये है कि ये 9 डैश लाइन, स्पार्टले आइलैंड, पैरासेल आइलैंड, ये पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। साउथ चाइना सी जो है, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है क्रूड ऑयल के भी एविडेंसेस हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के भी एविडेंसेस हैं। तो फ्यूचर में चाइना एक्सप्लोरेशन के थ्रू हाइड्रोकार्बन भी निकाल सकता है। तो रिच
एरिया है हाइड्रोकार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी कंट्रोवर्सी इसलिए इनके बीच में चल रही है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है पैरासेल आइलैंड किसके बीच में डिस्प्यूट है, कहां पर है, ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए। कई बार आ जाता है एग्जाम में कि कहां पर लोकेटेड है। तो साउथ चाइना सी में ऊपर की तरफ, या साउथ चाइना सी में नीचे की तरफ लोकेटेड है, ठीक है। ये स्प्राटले आइलैंड। तो स्प्राटले आइलैंड से रिलेटेड एक वर्डिक्ट भी आया था। फिलीपींस की गवर्नमेंट इंटरनेशनल कोर्ट में गई थी, जहां पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो चाइना और फिलीपींस के बीच में केस चला था, चाइना का क्लेम था स्प्राटले आइलैंड के ऊपर ओनरशिप हमारी है, फिलीपींस ने क्लेम करा था हमारी है, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसका कहना ये था कि ये 9 डैश लाइन का कोई लीगल महत्व नहीं है और ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा था इंटरनेशनल कोर्ट जो आर्बिट्रेशन है उसने, और फिलीपींस के फेवर में वर्डिक्ट दिया था। तो चाइना ने कहा था कि नहीं, हम नहीं मानते, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वर्डिक्ट आया है, कोर्ट ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपनी बात कही है, तो हम उसके वर्डिक्ट को नहीं मानते। तो चाइना उसके इंटरनेशनल लॉ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो आर्बिट्रेशन है उसके वर्डिक्ट को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जबकि बाकी कंट्रीज ये कह रही है कि इंटरनेशनल लॉ इंप्लीमेंट की जाए। चाइना ये कह रहा है कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ हम नहीं मानेंगे, हम अपने हिस्ट्री के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो ये एक कंट्रोवर्सी है। तो ये स्प्राटले आइलैंड डिस्प्यूट है क्या, देखिए ये चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया के बीच में है, ठीक है। ओनरशिप को लेकर है। आर्कीपिलागो का मतलब है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है, ठीक है। और ब्रूनेई के भी इसमें ऑब्जेक्शन है, ठीक है, कमर्शियल फिशिंग वगैरह की वजह से। उसके अलावा लार्ज रिजर्व्स हैं, लार्ज रिजर्व्स ऑफ अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल। तो ये है, तो ये भी कंट्रोवर्सी की एक वजह है जिस वजह से चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है साउथ चाइना सी में। उसके अलावा पैरासेल आइलैंड डिस्प्यूट क्या है, देखिए पैरासेल आइलैंड डिस्प्यूट हमने डिस्कस भी करा था कि ये चाइना वियतनाम से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, फिर और भी एक और कंट्री ताइवान भी इसमें जुड़ गया। फिर ये साउथ चाइना सी में ताइवान और ये वियतनाम और चाइना के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। तो चाइना का कहना है कि 14th सेंचुरी सोंग डायनेस्टी के टाइम पर ये इसके ऊपर ओनरशिप हमारी थी, कंट्रोल हमारा था, इसलिए ये हमारा हुआ, ठीक है। जबकि वियतनाम ये कह रहा है कि 15th सेंचुरी में वो आइलैंड्स हमारा पार्ट थे। तो ये कंट्रोवर्सी है, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलेंगे तो उसके हिसाब से भी चाइना का मालिकाना हक उसके ऊपर नहीं बनता है, ठीक है। तो 1974 में भी चाइना उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था, वॉर हुआ था, और वो चाइना के कंट्रोल में आ गया था 1974 में, ठीक है। तो उसके बाद से वियतनाम भी इसमें 1982 के बाद से वियतनाम भी क्लेम करता रहा है लगातार, और 1999 में ताइवान भी जंप कर गया। ताइवान, देखिए ताइवान की हिस्ट्री आपको समझनी पड़ेगी। जब 1949 में चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ था तो वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकारें आ गई थी, तो वहाँ की जो एग्जिस्टिंग सरकार थी ज़्यादातर लोग भागकर ताइवान में बस गए थे। तो ताइवान आज की डेट में कहता है कि हम हैं असली चाइनीज़, ठीक है। तो ताइवान अपने आप को अलग से क्लेम करता है, तो ताइवान उसके ऊपर अपना मालिकाना हक दिखाता है, ठीक है, ताइवान भी। तो ये कंट्रोवर्सी लगातार चलती रही है, न्यूज़ में रही है, और एग्जाम में कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको देखिए टाइमलाइन क्या है। एक तो आपको समझना है कि 1994 में कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी बना, 1994 में, ठीक है, उससे पहले कोई लॉ नहीं था। उसके अलावा 1997 में 9 डैश लाइन चाइना ने ड्रॉ करी, ठीक है। और 2002 में आसियान कंट्री, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और चाइना के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ कि आसियान कंट्रीज और चाइना किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक डिक्लेरेशन बोला कि हम आगे डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा कंडक्ट रहेगा साउथ चाइना सी को लेकर, ठीक है। 2009 में चाइना ने क्लेम करा कि भाई साउथ चाइना सी का ज़्यादातर हिस्सा हमारा है। 2013 में फिलीपींस ने चैलेंज करा चाइना के क्लेम को, और 2016 में जो आर्बिट्रेशन है उसका वर्डिक्ट आया और वो फिलीपींस के फेवर में आया, चाइना के अगेंस्ट आया, और चाइना ने उस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये एक टाइमलाइन है। उसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि ट्रेड हो रहा है उसके थ्रू, तो हमें थोड़ा सा रूट्स को समझना पड़ेगा। साउथ चाइना सी ये है, स्प्राटले आइलैंड ये है। तो अब देखिए रूट्स कैसे हैं, अब या तो ऐसे जाएं, या तो ऐसे जाएं, या तो ऐसे, या तो ऐसे। अब रूट्स को समझने के लिए देखिए ये थाईलैंड है, यहाँ पर ये जो क्रा कैनाल है ये प्रपोज्ड है। तो अगर यहाँ से डायरेक्ट
शिप, चाइना के शिप जाने लगेंगे तो बहुत छोटा रास्ता हो जाएगा और बहुत जल्दी ट्रेड हो सकेगा और ट्रेड में बहुत इजी हो जाएगा चाइना के लिए। तो ये क्रा कैनाल प्रपोज्ड है थाईलैंड की, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, ये आपको नोट डाउन करना है। उसके अलावा सुंडा स्ट्रेट, देखिए सुंडा स्ट्रेट, उससे पहले मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का है यहां से, क्योंकि क्रा कैनाल तो अभी बनी नहीं है, प्रपोज्ड है, तो सबसे बेस्ट रूट अभी कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहां पर है ये एग्जाम में आ सकता है। शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट है एग्जिस्टिंग इस समय, बाद में क्रा कैनाल हो जाएगी जब वो बन जाएगी। तो ये इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर के बीच में, ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है और यहाँ पर सिंगापुर भी है। ज्यादातर इसके ऊपर ओनरशिप जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का की है उसके ऊपर ओनरशिप ज्यादातर इंडोनेशिया की है, मेजॉरिटी ऑफ द जो सी रूट है। तो इंडोनेशिया का इसमें मालिकाना हक है। में मलेशिया है, ये पूरा इंडोनेशिया है ब्राउन, और यहाँ पर सिंगापुर भी है। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए सुंडा स्ट्रेट, अगर ये रूट बंद हो गया, देखिए ये रूट कैसे बंद हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार में हम बैठे हुए हैं, तो हम चाइना का के शिप यहाँ पर बंद कर सकते हैं। तो उस केस में चाइना के लिए एक्सटर्नल एक्स्ट्रा रूट फिर हमारा सुंडा स्ट्रेट होगा, क्योंकि वहां पर हम बैठे हुए हैं, हमारी मिलिट्री बैठी हुई होगी, मिलिट्री बेस है। तो फिर चाइना के लिए फिर ऑप्शन होगा, ये 4-5 दिन ज्यादा लेगा इस रूट से, सुंडा स्ट्रेट है। और ये सुंडा स्ट्रेट जो है जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के जो आइलैंड है सुमात्रा और जावा, उनके बीच से जाता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कई बार। उसके अलावा लोकबॉक स्ट्रेट है इंडोनेशिया से, तो वरना अगर ये रूट भी बंद हो गया तो फिर ये वाला रूट है, फिर ये और ज्यादा टाइम लेता है। तो ये रूट्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में कई बार आए हैं, तो इनके सारे आपको नोट्स बनाने हैं या आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है।